गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाव। नव भारत देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लेकर हाजिर है। ये भी बताएंगे कि यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का, लेकिन फटाफट अंदाज में। यूक्रेन के एयर स्पेस पर रूस का कब्जा। चेर्नोबिल ने न्यूक्लियर प्लांट को भी कंट्रोल में लिया। जंग का आज दूसरा दिन। चेर्नोबिल में रूसी सैनिकों का जमावड़ा। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर घूमते दिखे सैन्य वाहन। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने के अलावा रूस की रक्षा के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रूस वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को कमजोर नहीं करना चाहता। व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। पश्चिम ने हमारी सुरक्षा मांगों पर ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात। पीएम ने पुतिन से युद्ध को तुरंत खत्म करने की अपील की है। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, बातचीत से मामले को सुलझाना चाहिए। पीएम मोदी ने पुतिन से कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील की है। यूक्रेन संकट पर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए में बैठक में रहे मौजूद। यूक्रेन को भी उम्मीद भारत ही कर सकता है तनाव का। पीएम मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की। कहा, भारत उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित निकालना चाहता है। रूस यूक्रेन संकट के बीच भारत के रिश्ते रूस से नहीं होंगे खराब। भारत और रूस ने आपसी संबंध पर सहमति जताई है। दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत ने पीएम से की यूक्रेन संकट पर एक्शन लेने की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने से इनकार किया। कहा, रूस को पहुंचाएंगे सबसे बड़ी आर्थिक चोट। 4 बैंकों को करेंगे बैन। बाइडेन ने कहा, निर्यात और कुलीन वर्गों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन के लिए कोई अमेरिकी सैनिक नहीं, लेकिन नेटो क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेगा अमेरिका, बाइडेन ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, पुतिन के साथ बात करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, यूक्रेन में पुतिन ने युद्ध को चुना। अब रूस नए प्रतिबंधों का परिणाम भुगतेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, पुतिन फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। बाइडेन ने कहा, किसी भी देश पर जबरन कब्जा ठीक नहीं। बिना किसी वजह के युद्ध सही नहीं होता। अमेरिका ने रूस के एयरफ्लोट एयरलाइन पर प्रतिबंध लगाया। अगली सूचना तक यूनाइटेड किंगडम से उड़ानें संचालित नहीं होंगी। यूक्रेन पर रूस के बिना किसी उकसावे और अनुचित हमले के लिए बाइडेन ने चर्चा के लिए G7 देशों के साथ डिजिटल बैठक की। नेटो आज यूक्रेन पर एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। युद्ध के बीच नेटो का बड़ा कदम। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर नेटो सैनिकों की तैनाती। एयरफोर्स और युद्धपोत भी तैनात कर रहे हैं। यूक्रेन पर नेटो की रूस को चेतावनी। नेटो के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान अलर्ट पर हैं। 120 से ज्यादा युद्धपोत अलर्ट पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों से बात हुई है। तनाव कम करने के मुद्दे पर बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की। कहा, कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापसी के लिए सरकार की पहल। विदेश मंत्री जयशंकर ने पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। भारत कतर एयर बबल को अनुमति मिली। भारत ने द्विपक्षीय एयर बबल को अनुमति दी। भारत में द्विपक्षीय एयर बबल को अनुमति के बाद उड़ानें बहाल हो पाएंगी। यूक्रेन में अभी भी करीब 16,000 भारतीय फंसे। उनको भारत वापस लाने की योजना बनाई जा रही है। पोलैंड के रास्ते भारतीय नागरिकों को निकालेगी सरकार। हाई लेवल मीटिंग में भारत सरकार ने कहा, सबकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है। यूक्रेन संकट पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। भारतीयों को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया। कहा, यूक्रेन की स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए। सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यूक्रेन में भारतीय राजदूत पार्थ सतपथी का बयान। भारत सरकार विदेश मंत्रालय पूरी तरह सतर्क। यूक्रेन उस विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, सरकार इस विषय पर चिंतित है और हमारे बच्चों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 30,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कॉल सेंटर में 70 लोगों ने
हमसे संपर्क किया। यूक्रेन में छात्रों और अन्य भारतीय नागरिकों की मदद के लिए 24 घंटे काम कर रहा है विदेश मंत्रालय। यूक्रेन के कीव में एक स्कूल में 200 से अधिक भारतीय छात्र इकट्ठा हुए। भारतीय दूतावास ने इन बच्चों को इकट्ठा किया है। कीव में भारतीय छात्रों के साथ राजदूत ने बातचीत की। छात्रों को उनके घर भेजने का आश्वासन दिया गया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन को चेतावनी दी। कहा, पुतिन को तानाशाह करार दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले की ब्रिटेन ने भी निंदा की है। बोरिस जॉनसन ने कहा, यूक्रेन पर हमले से स्तब्ध हूं। पुतिन ने खूनी रास्ते को चुना। ब्रिटेन और उसके सहयोगी जवाब देंगे। कनाडा ने 58 रूसी व्यक्तियों और संस्थानों पर बैन लगाया। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जानकारी दी, आने वाले वक्त में और भी बैन लगाने की तैयारी में है। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध अपनाए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जानकारी दी है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने पुतिन के हमले की निंदा की। कहा, पुतिन नहीं जीतेंगे। रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाने की कसम खाई। स्विट्जरलैंड ने रूस के 3 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया। रूस के 361 प्रतिनिधियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, रूस के आगे यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूर्व सैनिकों को लड़ने के लिए बुलाया है। हम अपने देश की रक्षा करेंगे। यूक्रेन के कीव में एक के बाद एक कई ब्लास्ट। एक ब्रिज के पास बमबारी की तस्वीर सामने आई है। आग की लपटों के साथ शहर में दिखा काले धुएं का गुबार। लुशांक एयरबेस पर रूस का क्रूज मिसाइल अटैक। एयरबेस पर रखे गए सुखोई 30 विमान टारगेट पर। यूक्रेन का मिलिट्री प्लेन क्रैश। राजधानी कीव के पास प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन में 14 लोग सवार थे। रूस का दावा, कहा, अब तक किए गए हमले में यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए। रूसी सेना ने कहा, यूक्रेन पर हमले का पहला दिन बताया सफल रहा। यूक्रेन हवाई क्षेत्र और बम डिपो के पास विस्फोट। पोल्टावा क्षेत्र में भी हमला हुआ है। यूक्रेन के विन्स्या में गोदाम में हमला। गोदाम से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। ओडेशा के एक गोदाम पर मिसाइल अटैक। धमाके के बाद मची अफरा तफरी। पश्चिमी यूक्रेन में रूस की राजधानी में बमबारी जारी है। इवानो मिलिट्री एयरबेस पर रूस का अटैक। मिलिट्री एयरबेस पर टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन की सड़कों पर दौड़ता दिखा रूसी टैंक। यूक्रेन ने यूरोप से की मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहुंचाने की मांग। यूक्रेन के बाहरी इलाकों में भी ब्लास्ट हुए। खारकोव में मिसाइल अटैक। धुएं का गुबार दिखा। रूसी हेलीकॉप्टर नीपर नदी के ऊपर उड़ान भरते दिखे। खारकोव का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर उड़ान भरी। रूसी सैनिकों ने खारकोव का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर रूसी झंडा फहराया। कीव में आसमानों में लड़ाकू विमानों का शक्ति प्रदर्शन। चारों तरफ लड़ाकू विमानों का शोर। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर का बयान, 4 मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन सेवा बंद कर दी गई। हवाई हमले होने पर मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। विश्व समुदाय की अपील रूस ने की दरकिनार। यूक्रेन के कई शहरों पर किए मिसाइल हमले। आम लोगों को भी हमले में मारे जाने की खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई तेज। रूस ने यूक्रेन पर अब तक 203 अटैक किए हैं। यूक्रेन में रूसी हमलों में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। दर्जनों जख्मी बताए जा रहे हैं। यूक्रेनी मीडिया यह दावा कर रही है। रूस के हमले पर यूक्रेन का बड़ा दावा। लुशांक में 7 विमानों को मार गिराया। 50 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। यूक्रेन में रूसी हेलीकॉप्टर को पोस्टोमेल शहर के ऊपर से उड़ते देखा गया। इसके अलावा यूक्रेन के कीव, ओडिशा, खारकीव में भी कहर बरपाया है। बेलारूस के रास्ते रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई। यूक्रेन के खोर्सन, बरिस्पिल और माइकोलीव एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन के खारकीव में कब्जे की पहली तस्वीर सामने आई है। इमारतों में रूसी झंडे लगे दिखाई दिए। खारकीव में मिसाइल अटैक हुआ। अटैक से खुद को बचाने के लिए लोग सबवे स्टेशन में छुप रहे हैं। यूक्रेन में खारकीव के अपार्टमेंट में बमबारी। कई लोगों के घायल होने की खबर है। बोरोखवा इलाके में बम धमाका। एक साथ कई बम गिराए गए। ब्लास्ट के बाद इलाके में भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं।
यूक्रेन के पूर्वी शहर मारियापोल के बाहर वाहनों पर हमला किया गया। आग की लपटें देखकर दहशत फैल गई। रूस का लड़ाकू विमान Su-25 क्रैश। तकनीकी खराबी की वजह से Su-25 क्रैश हुआ। रूस के लड़ाकू विमान Su-25 का पायलट फिलहाल सुरक्षित है। यूक्रेन के सैनिकों ने खारकोव के पास रूसी टैंक और सैनिक को मार गिराया। यूक्रेन से आई एक मार्मिक तस्वीर। एक पिता अपने बच्चे को अलविदा कहते दिखा। युद्ध के लिए पिता को देश में रुकना पड़ रहा है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के लोगों की बेबसी की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर महिलाएं रोती दिखाई दी। यूक्रेन में हर तरफ तबाही की तस्वीरें हैं। बिल्डिंग में आग के बाद बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। रूस के हमले के बाद देश छोड़ने को मजबूर लोग बॉर्डर पार कर मोल्दोवा पहुंच रहे यूक्रेन के नागरिक। कीव में सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पर लोगों का जमावड़ा। रूसी सैन्य हमले के बाद शहर खाली कर रहे लोग। रात में स्टेशन पर परिवार के साथ ठहरने के साथ मजबूर हैं लोग। कीव के ब्रोवरी शहर से भी हमले के बाद की तस्वीरें आई हैं। युद्ध के बीच ब्रोवरी में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। रूस के हमले के बाद खारीफ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा। घरों के अंदर बंद हुए लोग। यूक्रेन पर हमले के संकट से भागे यूक्रेनियन ट्रेन के जरिए पोलैंड पहुंचे। यूक्रेन में फंसे छात्रों से टाइम्स नव भारत की बातचीत। कहा, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। फिलहाल राशन इकट्ठा कर अपने घरों में बंद हो गए हैं। इवानो में भारतीय छात्र अध्यक्ष ने सरकार से मांगी मदद। इवानो में फंसे छात्रों को निकालने के लिए मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन परेशान। सरदा शहर के 3 से 4 छात्र फंसे। परिजनों ने सरकार से मांगी मदद। यूक्रेन में फंसे झारखंड के गोड्डा गांव के छात्र एम्बेसी से भारत वापस बुलाने की गुहार लगाई। एम्बेसी ने फिलहाल छात्रों को राशन भिजवाया। यूक्रेन में फंसा बिहार के मुजफ्फरनगर का छात्र उज्जवल। छात्र परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के छात्रों के परिवार ने की हरियाणा शिक्षा मंत्री से मुलाकात। अभिभावकों ने छात्रों को भारत सुरक्षित लाने की मांग की है। यूक्रेन में संभल के 10 छात्र फंसे। भारत सरकार से सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई गई। यूक्रेन पर हमले से दहला शेयर बाजार। सेंसेक्स 2700 अंक से ज्यादा गिरकर 54,000 के करीब पहुंचा। निफ्टी में भी भारी गिरावट, 16,000 के करीब बंद। निवेशों के 10 लाख करोड़ डूबे। रूसी शेयरों में भी 50% से ज्यादा की गिरावट आई। रूस के मॉस्को एक्सचेंज पर करीब 2 घंटे तक ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई। रूस में पाकिस्तान पीएम इमरान खान का बयान। बोले, क्या बढ़िया वक्त है रूस आने का। रूस के 180 से अधिक नगर निगम के प्रतिनिधियों ने पुतिन को पत्र लिखा। पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यूक्रेन पर पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा की है। रोम में रूस दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली। रूस के हमले के फैसले के खिलाफ नारे लगाए। यूक्रेन हमले के खिलाफ रूस के येकातेरिनबर्ग में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर पुतिन इस्तीफा दो के नारे लगाए। रूस के क्रेमलिन में युद्ध के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने जमकर विरोध जताया। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर लंदन में विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जमकर रूस के खिलाफ नारे लगाए। यूक्रेन के समर्थन में शिकागो में रैली। यूक्रेन के झंडे लहराए और पुतिन युद्ध बंद करो के पोस्टर दिखाए गए। इस्तांबुल में रूस के दूतावास के बाहर यूक्रेन के समर्थन ने रैली निकाली। लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। न्यूयॉर्क में रूसी दूतावास के बाहर यूक्रेन के समर्थन में मार्च। लोगों ने हाथ यूक्रेन का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। मॉस्को के सेंट पीटर्स में यूक्रेन हमले पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हाथ नो टू वॉर के पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। और आपने देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देख ली। फटाफट अंदाज में रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज का। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव अभी भी जारी है। आज युद्ध का दूसरा दिन है।
रूस ने यूक्रेन के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया। चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट को भी रूस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। रूस ने दावा किया है कि अब तक किए गए हमले में यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकानों को उसने ध्वस्त कर दिया। जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक रूस ने यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों पर हमला किया है, जिसमें अब तक यूक्रेन के 40 सैनिक और 10 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 4 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया है और 2 रूसी सैनिकों को बंधक भी बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रशिया ने कल यूक्रेन पर जंग का ऐलान किया। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जंग का दूसरा दिन है और फिलहाल जो खबर अपडेट हमें मिल रहा है उसके मुताबिक 83 सैन्य ठिकानों को रूस ने ध्वस्त किया है, तबाह किया है यूक्रेन के। साथ ही साथ कैजुअलिटीज की बात करें तो करीब 40 सैनिक और 10 नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि उसने 4 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया है और 2 रूसी सैनिकों को बंधक भी बना दिया। तबाही का मंजर हर तरफ यूक्रेन में देखने को मिल रहा है। चीख पुकार, हाहाकार मची हुई है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में लगातार रूस हमले कर रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कई शहरों में मिसाइल से अटैक हुआ है। सड़कों पर लोग खुद की जान बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए दौड़ते भागते दिखाई दिए। आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। सड़कों पर कल पूरे दिन रूसी टैंक दौड़ते दिखाई दिए। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, मेट्रो स्टेशन का आसरा ले रहे हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर वो हवाई हमलों से बच सकें और सैनिकों के हमलों से बच सकें। तो लगातार कल से रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया और उसके बाद से लगातार सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अभी भी हमले जारी हैं और अभी भी हालात बेहद खराब हैं। यूक्रेन ने पूरी दुनिया से अपील की है कि वो उसके साथ खड़े हों। साथ ही साथ यूक्रेन ने अमेरिका से, भारत से, तमाम मुल्कों से अपील की है कि वो बीच बचाव करें। नेटो फोर्सेस से मदद मांगी, लेकिन किसी भी तरह की मदद नेटो की ओर से नहीं हुई है। और जो बाइडेन, जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने साफ कह दिया कि नेटो की तरफ से यूक्रेन के साथ कोई भी सैनिक खड़ा नहीं होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन के जो एयर स्पेस है उस पर भी कब्जा कर चुका है रशिया। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव जारी है और लगातार वहां पर अभी भी धमाकों की खबरें आ रही हैं। 40 सैनिक मारे गए हैं, 10 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा है कि उसने 4 रूसी टैंकों को तबाह कर दिया है, 2 रूसी सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। लेकिन दुखद खबर यह है कि आज जंग का दूसरा दिन है और अभी भी यूक्रेन वासियों को राहत नहीं मिल रही। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, वो रूस के जरिए किए जा रहे हमलों का जवाब देंगे। और तमाम शहर, चाहे वो खार्किव हो, लुशांक हो, इन तमाम इलाकों में आप देख सकते हैं कि हमले की तस्वीरें आ रही हैं कि जो कि यूक्रेन की राजधानी है वहां पर भी लगातार हमले हुए हैं। कई धमाके हुए, सैनिक अड्डों को निशाना बनाकर हमले किए गए, एयरपोर्ट पर हमले किए गए, पोर्ट्स पर हमले किए गए, तमाम उन गोदामों पर हमले किए। चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट, बहुत सेंसिटिव इलाका है यूक्रेन का, वहां पर भी हमले की खबर है। वहां पर भी धमाके हुए हैं। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर रूसी सैनिक घूम रहे हैं। शहरों में, रिहायशी इलाकों में हमले हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा यूक्रेन सख्ते में है। अब जो यूक्रेन वासी हैं जान बचाने के लिए अलग अलग इलाकों के जरिए, रास्तों के जरिए जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां जा रहे हैं ताकि उनकी जान, माल और परिवार की रक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेटो की सेना यूक्रेन नहीं जाएगी, वो रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने रूस पर कई और प्रतिबंधों का ऐलान भी किया। अमेरिका ने रूस की कई बड़ी कंपनियों पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा रूस के 4 और बैंकों पर अमेरिका में प्रतिबंध का ऐलान किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संकट पर उनकी और भारत की बातचीत हुई है। हालांकि जंग से पहले अमेरिका ये कह रहा था कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, यूक्रेन का साथ देंगे, नेटो फोर्सेस यूक्रेन का साथ देगी। लेकिन हुआ इसके उलट। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला, ना तो नेटो दिखाई दिया, ना तो अमेरिका दिखाई दिया, ना तो जर्मनी दिखाई दिया, ना तो फ्रांस दिखाई दिया, ना तो ब्रिटेन दिखाई दिया। सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं, प्रतिबंध लगाने की बातें हो रही, लेकिन असल दिक्कत, असल परेशानी, असल तबाही यूक्रेन में मची है। यूक्रेन का हर नागरिक परेशान है। और बड़ी खबर यह भी है कि अभी भी कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको लगातार इवैक्यूएट करने की कोशिश में भारतीय विदेश मंत्रालय लगा हुआ है, भारत सरकार लगी हुई है। Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia.
This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. Do business in dollars, euros, pounds, and yen. I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. Made to address our mutual security concerns. Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just this last year, let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia. तो कल से हमले तेज हो गए यूक्रेन पर। रूस ने तमाम अलग अलग इलाकों में हमले किए, लेकिन दुनिया भर में क्या हलचल है? भारत क्या कर रहा है? अमेरिका क्या कर रहा है? ब्रिटेन क्या कह रहा है? फ्रांस क्या कह रहा है? नेटो फोर्सेस की तरफ से किस तरह का बयान है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि अब ये मुल्क रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफिक के जरिए आपको तमाम बारीकियां समझाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन में बातचीत हुई है। युद्ध को तुरंत खत्म करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बात की और इस हाई लेवल मीटिंग में यह कहा गया कि युद्ध खत्म होना चाहिए। बातचीत से मसले को सुलझाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि बातचीत के जरिए मसले हल होने चाहिए। इसके अलावा पूरा विवाद संवाद के से ही सुलझेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, क्योंकि कल यूएन में भी भारत ने अपील की थी कि युद्ध टलना चाहिए, शांति बहाली होनी चाहिए। कूटनीतिक रास्ता अपनाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूक्रेन के बचाव में हैं, लगातार रूस से अपील कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि भाई बातचीत कीजिए, जंग मसले का हल नहीं है। कूटनीति के जरिए शांति संभव करने की बात कर रहे हैं कि बायलैटरल टॉक्स होने चाहिए, टेबल पर बैठिए, बात करिए, जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उनको हल करिए और युद्ध टलना चाहिए, क्योंकि इससे आम नागरिक जनता परेशान होती है। वो लोग मारे जाते हैं जिनका जंग में कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा भारतीयों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातचीत में यह बात भी कही कि बहुत सारे भारतीय छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और रूस को यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि वहां मौजूद भारतीय सुरक्षित हैं, उनकी जान और माल को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो भी मसले हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उस पर बैठिए, टेबल पर बैठकर बातचीत कीजिए। किसी मुल्क पर हमला बोल देना ये सिर्फ एक असल हल नहीं है इस मसले का। तो लगातार दुनिया भर से लगातार अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने वाले हैं। अब अमेरिका ने क्या कुछ कहा है वो समझिएगा। बीच भर में यूक्रेन फंसा है, लेकिन अमेरिका अभी भी बयानबाजी कर रहा है। अमेरिकी फौज जंग में शामिल नहीं होंगे। पहले कह रहे थे यूक्रेन के साथ खड़े हैं, और जब हमला हो गया तो कहा कि शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा नेटो की सेना यूक्रेन नहीं जाएगी। देखिए, पहले यह कहा जा रहा था कि नेटो साथ खड़ी है यूक्रेन के, लेकिन जब जंग हुई और यूक्रेन में तबाही मची तो नेटो के लिए कहा कि नेटो नहीं जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप इस समझ पाएंगे कि अभी फिलहाल किस तरह के हालात यूक्रेन में हैं और रूस क्या कुछ करने वाला है कुछ और वक्त में। यूक्रेन में युद्ध जारी है। रूस के हमलों से ये मुल्क थर्रा उठा है। युद्ध विराम कैसे होगा, इसे लेकर मंथन भी जारी है। खुद को ताकतवर कहने और मानने वाले मुल्क खेकड़ी दिखा रहे हैं, पाबंदियों का खेल खेल रहे हैं। ऐसे में भारत ने रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम का बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। बातचीत करीब 25 मिनट चली। इस दौरान दोनों नेताओं में क्या बात हुई, पूरी डिटेल आपको बताते हैं। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी, तो मोदी ने पुतिन को बातचीत के जरिए नाटो से विवाद सुलझाने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि सिर्फ ईमानदार और गंभीर संवाद से ही समाधान हो सकता है। प्रधानमंत्री ने हिंसा रोकने के लिए फौरन सीज फायर और सभी पक्षों से कूटनीतिक बातचीत और संवाद के रास्ते पर लौटने की अपील की। मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता साझा की। प्रधानमंत्री ने खासकर भारतीय छात्रों का जिक्र करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी को भारत की टॉप प्राथमिकता बताया। दोनों नेताओं की बातचीत में अधिकारियों और राजनयिकों के जरिए नियमित संवाद पर भी सहमति बनी। इससे पहले यूक्रेन ने भी मोदी से मदद की गुहार लगाई थी।
यूक्रेन जानता है कि भारत और रूस के बीच बहुत पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। पुतिन और मोदी की आपसी बॉन्डिंग भी जबरदस्त है। ऐसे में भारत में यूक्रेन के राजदूत इगर पोलिका ने महाभारत और चाणक्य का हवाला देते हुए पीएम मोदी से अपना प्रभाव इस्तेमाल करने की गुजारिश की। आप चाहते हैं मोदी जी इंटरवीन करें और ये ब्लडशेड स्टॉप हो जाए। I am repeating once again. I just mentioned India is unique, powerful nation. You've got most powerful leader, and at least his telephone call to Modi about this situation may be to some extent helpful. मोदी ने यूक्रेन को निराश नहीं किया और उन्होंने अपने दोस्त पुतिन से बातचीत की। यूक्रेन और रूस में युद्ध विराम पूरी दुनिया के हित में है, लेकिन जंग के हालात में वहां से भारतीयों की सुरक्षित वापसी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में इस मुद्दे पर उन्होंने सुरक्षा मामलों की समिति की हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और एनएसए अजीत डोवल समेत टॉप अफसरों ने शिरकत की। यूक्रेन में फिलहाल एयर स्पेस बंद है। ऐसे में भारत सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए विदेश मंत्री जयशंकर ने पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बात की, ताकि इन देशों के जरिए यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा सके। We've also asked our embassies, our ambassadors in the countries neighboring Ukraine, and I mentioned these, Poland, Romania, Slovakia and Hungary, to send teams of their officers to the border areas with Ukraine to facilitate the exit of Indian nationals from Ukraine, to permit them to come into their countries. पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर भारतीय दूतावास ने अपना कैंप भी लगा दिया है। इंडियन स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी के साथ ही भारत सरकार ने यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन क्लासेस की भी गुजारिश की है, ताकि पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। इस वक्त यूक्रेन की हालत बेहद खराब है। कल रूस ने जंग का ऐलान किया और उसके बाद 83 हमले हुए, 40 सैनिक मारे गए, 10 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। ये 4 तस्वीरें देखिए। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद दुनिया भर से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात की और कहा कि जंग को टाल देना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा कि खूनी रास्ता चुना है और उन्होंने कहा कि रूस को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों को कड़े तरीके से अमल में लाया जाएगा। इसके बाद यूक्रेन ने दुनिया भर से अपील की कि उसके साथ खड़े हों, सैन्य ताकत के तौर पर मदद करें, हथियारों से मदद दें और रूस के खिलाफ लामबंद हो पूरी दुनिया। और नेटो आज एक अहम बैठक करने वाला है कि जो कुछ यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, आखिर उस पर अगला कदम क्या होना चाहिए। हालांकि जंग से पहले अमेरिका और नेटो ये लगातार कहते रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन जंग शुरू हो गई, तबाही मच गई, यूक्रेन में बर्बादी के मंजर दिखने लगे, लेकिन ना तो अमेरिका सामने आया ना तो नेटो। और एक बात और अहम है आपके लिए, वो ये कि राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नेटो की एक भी टुकड़ी सेना की रूस के साथ जंग नहीं करेगी, यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ जंग नहीं करेगी। ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि क्या कुछ चल रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग के बीच है। बहुत कोशिश की गई इस वॉर को टालने की, लेकिन हुआ नहीं। यूएन ने अपील की, तमाम लोगों ने अपील की, लेकिन रूस ने किसी की नहीं सुनी। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जो जंग छिड़ी है, आज उसका दूसरा दिन है। पहले दिन रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की जमीन पर जमकर तबाही मचाई। जमीन से लेकर आसमान तक ये यूक्रेन की धरती पर बमबारी की गई। अभी तक की जो जानकारी, अभी जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक यूक्रेन में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक और नागरिक दोनों ही शामिल हैं। रूस को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं यूक्रेन पर हुई बमबारी से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो बेहद डरावनी, खतरनाक और विध्वंसक हैं। धुएं का गुबार देख सकते हैं, धमाकों की आवाजें सुन सकते हैं, चाहे वो सिविलियन एरिया हो, चाहे वो आर्मी बेस कैंप्स हो, उन सब जगहों पर सिर्फ धमाके, धुएं और हमले की तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं। ये महायुद्ध की तस्वीर है। ये यूक्रेन पर रूस के चौतरफा अटैक की तस्वीर है।
इन तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यूक्रेन में तबाही का क्या मंजर है। रूसी टैंक, हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन यूक्रेन में जमीन और आसमान से आग के गोले दाग रहे हैं। इस अटैक में यूक्रेन के कई शहर अब जद में आ चुके हैं, जहां से विध्वंसक तस्वीरें सामने आने लगी हैं। ये यूक्रेन में रूसी हमले की पहली तस्वीर है, जब गुरुवार देर रात रूस के मिसाइल यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरे। यहाँ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने बमबारी की और फिर एक के बाद एक अटैक की तस्वीरें सामने आने लगी। दिन होते होते यूक्रेन के कई हिस्सों पर बमबारी होने लगी। धमाके की ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के विनितस्या शहर की है, जहां अटैक के बाद धुएं का गुब्बार उठ गया। आसमान में उठते धुएं के इस गुब्बार ने जंग का फुल प्रूफ ऐलान कर दिया था और इसके बाद विध्वंस की तस्वीरें बढ़ती गईं। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मिसाइलें दागने शुरू कर दिए। इस तस्वीर को देखिए, रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने के बाद एक धमाका हुआ और फिर वो इलाका भी धुआं हो गया। अब इस तस्वीर को देखिए, ये कीव शहर की तस्वीर है, जहां रूसी बमबारी के बाद आसपास में ही 2 जोरदार धमाके हुए और उसके बाद आग की लपटों के साथ काले धुएं ने शहर को अपने आगोश में ले लिया। कीव में ही ब्लास्ट की एक और तस्वीर सामने आई, जहां एक ब्रिज के पास बमबारी की गई। सबसे विध्वंसक तस्वीर इवानो फ्रंकिस्टक से सामने आई, जहां रूसी मिसाइलों को आसमान से गिरते कैमरे ने कैद किया। ये मिसाइल सीधे टारगेट पर गिरती और फिर जोरदार धमाके के साथ आग का बवंडर उठ जाता है। मिसाइल अटैक की एक और विध्वंसक तस्वीर यूक्रेन के ओडेसा शहर से सामने आई, जहां रूस की मिसाइल एक बड़े वेयरहाउस पर गिरी और देखते ही देखते पूरा वेयरहाउस तबाह हो गया। रूस ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया था। रूस ने यूक्रेन के एयरपोर्ट और एयरबेस को भी नहीं छोड़ा। ये तस्वीर यूक्रेन के खेरसन एयरपोर्ट के पास की है, जहां रूस ने एयर स्ट्राइक कर कई धमाके किए। वहीं इसके बाद रूस ने चुगेव एयरबेस को अपना निशाना बनाया और वहां भी बमबारी की। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के अटैक के बाद तबाही ही तबाही नजर आई। यूक्रेन के शहर शहर हो रहे धमाके में कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा, जिनकी तस्वीर आप यहां साफ देख सकते हैं। ये यूक्रेन की ही इमारतें हैं, जिसे रूसी सेना ने अपने अटैक में तबाह कर दिया। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक से हमले हो रहे हैं। रूस के फाइटर प्लेन जहां यूक्रेन के आसमान में बेधड़क उड़ते देखे जा सकते हैं, तो वहीं रूसी हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन के कीव, ओडेसा, खार्किव में अपना कहर बरपाए हुए हैं। वहीं यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक भी दौड़ लगाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि अभी यूक्रेन में तबाही और बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, युद्ध जारी है, रूस यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रहा है। ऐसे में आपको यह भी समझना और जानना चाहिए कि दोनों मुल्कों में किसकी सेना मजबूत और ताकतवर है। अगर बात करें यूक्रेन की, तो करीब 11 लाख एक्टिव सैनिक है, जबकि रूस के पास 29 लाख, दुगने से भी ज्यादा। तो कहां ठहरेंगे यूक्रेन के लोग, जरा सोचिएगा। लड़ाकू विमानों की अगर बात करें तो यूक्रेन के पास 98 है और रूस के पास 1511। कोई तुलना नहीं है, कहीं आगे है रूस। इसके अलावा अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स जो छोटे छोटे इलाकों में फटाफट हमले करते हैं, उसकी बात करें तो 34 यूक्रेन के पास है, जबकि रूस के पास 544। यहां भी कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके अलावा टैंकों की बात करें, टैंक ताकत कितनी है, तो यूक्रेन के पास करीब 2596 टैंक एक्टिव हैं, जबकि रूस के पास 12240, कहीं कहीं ज्यादा। इसके अलावा अगर बख्तरबंद हम्पी गाड़ी की बात करें तो 12303 यूक्रेन के पास है और रशिया की बात करें तो 30122, यानी कोई तुलना ही नहीं है। इसके अलावा अगर तोपों की बात करें तो करीब 2040 तोप यूक्रेन के पास हैं, जबकि रूस 7571 तोपों से लैस है। यानी अगर हमला हो रहा है, इन्वेडिंग हो रही है, तो कोई सवाल ही नहीं खड़े होते कि किसके पास क्या है। और अगर सैन्य ताकत की बात करें तो यूक्रेन रूस में कोई तुलना नहीं है। अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की रूस, और ये उन्होंने यूक्रेन हमले में दिखा दिया है। चाहे वो हवाई हमला हो, चाहे वो जमीन से हमला हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना हो,
चाहे बख्तरबंद गाड़ियां हो, चाहे टैंक हो, रूस ने बहुत सुनियोजित तरीके से यूक्रेन में हमला किया। सबसे पहले उनके एयरपोर्ट को कब्जे में लिया, फिर पोर्ट्स को कब्जे में लिया, सैन्य जो ठिकाने हैं उनको कब्जे में लिया, हथियार गोदाम है उनको कब्जे में लिया। साथ ही साथ चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, बहुत सेंसिटिव इलाका है, बहुत सेंसिटिव जोन है, उसको भी रूस ने कब्जे में लिया। अब सवाल यह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फैसला क्यों किया? ये आप तब समझेंगे जब पुतिन के माइंड को पढ़ेंगे, उनकी सोच को समझेंगे। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस युद्ध के पीछे शुद्ध रूसी सोच है, पुतिन का पावर गेम है। व्लादिमीर पुतिन, वो शख्स जो 2 दशकों से रूस और विश्व की राजनीति का एक केंद्र बना हुआ है। पुतिन भले ही 69 साल के हैं, लेकिन सबसे ताकतवर और सख्त हैं। 23 साल से रूस की सत्ता पर काबिज पुतिन अपने फैसले से हमेशा दुनिया को चौंकाते हैं। घुड़सवारी करते पुतिन, जूडो कराटे खेलते पुतिन, मोटरसाइकिल चलाते पुतिन, हाथ में राइफल रखे जंगलों में घूमते पुतिन, पैराग्लाइडिंग करते पुतिन, स्विमिंग करते पुतिन। इन तस्वीरों ने नेता के तौर पर पुतिन की एक अलग छवि गढ़ी। ये वही पुतिन है जो 16 सालों तक सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में जासूस रहे। साल 1991 में पुतिन ने पॉलिटिक्स की पिच पर पैर रखा। साल 1999 में पुतिन को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके सिर्फ 4 महीने बाद हुए चुनाव में पुतिन सबसे पावरफुल बन गए। रूस ने उन्हें अपना राष्ट्रपति चुन लिया। एक वो दिन था और एक ये दिन जब पावर के मामले में पुतिन के सामने दुनिया का कोई भी नेता नहीं ठहरता। रहस्य पुतिन का सबसे पसंदीदा हथियार रहा है। पुतिन दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत शिद्दत से निभाते हैं। जो ठान लेते हैं करते हैं। विरोध और विरोधी उन्हें स्वीकार नहीं। उनके रास्ते में जो भी आया, उनके खिलाफ जो भी खड़ा हुआ, उसे ठिकाने लगा दिया गया। उन्होंने खुद को 2036 तक सत्ता में बनाए रखने का रास्ता भी साफ कर लिया है, यानी विरोध का हर रास्ता बंद। लेनिनग्राद से ताल्लुक रखने वाले पुतिन कभी सोवियत संघ के विघटन को स्वीकार नहीं कर पाए। इसलिए रूस की सत्ता में आते ही उन्होंने रूस को उसकी पुरानी हैसियत हासिल करने की दिशा में काम करना शुरू किया। पुतिन की आंतरिक नीति में जहां सोवियत संघ की शासन व्यवस्था दिखती है, तो वहीं विदेश नीति में पुराने सोवियत संघ की हैसियत पाने की हसरत। पुतिन ये मानते हैं रूस पर पाबंदियां लगाकर अमेरिका और उसके मित्र देश रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सुरक्षा के मुद्दे पर पश्चिमी देशों को उसके हितों की परवाह नहीं है। सोवियत संघ के टूटने के बाद बने देशों को अपने पक्ष में कर अमेरिका रूस की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका या फिर यूरोपीय देशों की घेराबंदी रोकने के लिए रूस अक्सर कड़े कदम उठाता रहा है। यूक्रेन पर हमला इसी की नई कड़ी है। Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. पुतिन का यह बयान संदेश देता है कि जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे, उन्हें वो अपना मानते हैं। इसलिए पुतिन अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुतिन की यह नीति नई नहीं, सालों पुरानी है। साल 2008 में रूसी सेना ने जॉर्जिया पर आक्रमण किया, तो इसके पीछे की वजह यही थी। 2014 में पश्चिमी देशों के समर्थन वाले आंदोलन के बाद मॉस्को समर्थक यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद से हटा दिया गया। रूस ने इसे भी पश्चिमी देशों की एक चाल ही माना। नतीजा, रूस ने 18 मार्च 2014 को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई कर क्रीमियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। अगर यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेता है, अगर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेता है, तो वो फिर उसके बॉर्डर नेटो के साथ जाकर मिल जाएंगे। और यही वो चाहता है, जो सिक्योरिटी गारंटी वो चाहता है, वो यही है कि उसके साथ उसके जो बॉर्डर मिलते हैं जिन भी देशों के साथ, उसमें नेटो का प्रेजेंस नहीं हो। मतलब पुतिन का माइंड क्लियर है। वो अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसलिए अपने पड़ोसी देशों को नेटो में शामिल होने नहीं देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन में 137 लोगों के मरने की खबर आ रही है। हमें लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने रूस के खिलाफ जंग में हमें अकेला छोड़ दिया। ना तो सैन्य मदद मिली, ना ही हथियारों की सप्लाई किसी ने की, ना तो नेटो साथ आया, ना तो अमेरिका आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन के हमले जंग का आज दूसरा दिन है और जो अभी अपडेट हमें मिल रहा है उसके मुताबिक करीब 137 लोग इस जंग के में शहीद हो चुके हैं, बलि चढ़ चुकी है उनकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंग का आज दूसरा दिन है और करीब 137 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और इस बीच जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हमें इस जंग में अकेला छोड़ दिया गया, क्योंकि जंग से पहले नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम मुल्क थे जो ये बयान देते रहे कि अगर जंग हुई तो यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, हर हालात में यूक्रेन का साथ देंगे, चाहे हथियारों की सप्लाई हो, चाहे रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने हो। लेकिन फिलहाल कल से जंग शुरू हुई है और यूक्रेन अकेला दिखाई दे रहा है। 83 हमले हुए हैं, अलग अलग इलाकों पर धमाके हुए हैं, सिविलियंस मारे गए, सैनिक भी मारे गए और अब यूक्रेन को पूरी तरह से रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। युद्ध और रूस में युद्ध के खिलाफ प्रदर्शनों पर एक्शन भी हो रहे हैं। 1700 लोगों को रूस की पुलिस ने हिरासत में लिया। यानी यूक्रेन में जब रूस ने हमला किया तो खुद यूक्रेन में ही दूतावासों पर अलग अलग इलाकों पर जमकर प्रदर्शनबाजी हो रही है और इस प्रदर्शन में शामिल लोगों को वहां की रशिया की जो पुलिस है उन्होंने उन्हें गिरफ्तार भी किया, हिरासत में लिया। करीब 1700 लोग ऐसे हैं जिनको रूस की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो रूस के जरिए यूक्रेन पर हमले का विरोध कर रहे हैं। वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जंग रुक जानी चाहिए, रूस के सैनिक वापस आ जाने चाहिए, यूक्रेन में जो कुछ तबाही मची है उस पर विराम लगना चाहिए, वो रुक जानी चाहिए। लेकिन रूस को इसका फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है और रूस के खिलाफ जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं और करीब 1700 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और रूस ने आखिर यूक्रेन पर हमला क्यों किया? क्यों सोवियत संघ का हिस्सा रहा यूक्रेन रूस का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? वो कौन से कारण थे, वजहें थी जिसने इस महायुद्ध की आग में घी डालने का काम किया? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि किस चिंगारी ने अचानक जंग की ज्वाला को हवा दे दी। इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे जंग की आग में यूक्रेन क्यों और किस वजह से जल रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो, एक शब्द में कहा जाए तो इस पूरी जंग की वजह नेटो है। ये नेटो ही है जिसकी वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई। पहले हम आपको बताते हैं कि नेटो है क्या, इसका गठन क्यों हुआ। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नेटो रूस यूक्रेन के बीच वॉर की वजह बन गया है। नेटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का गठन 1949 में किया गया। 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इलाकों से सेनाएं हटाने से इनकार किया। 1948 में बर्लिन को भी घेर लिया। इसके बाद अमेरिका ने तब से सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए 1949 में नेटो का गठन किया। जब नेटो बना तब इसके 12 सदस्य देश थे, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल हैं। आज नेटो के सदस्य देशों की सूची 30 तक जा पहुंची है। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई बाहरी देश किसी नेटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में 2 पावर सेंटर बने, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ टूटा
तो दुनिया में 15 नए देश बने। रूस, अर्मानिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। सोवियत संघ के टूटने के बाद नेटो के नेतृत्व वाला अमेरिका अपना दायरा बढ़ाता चला गया। 2004 में इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया नेटो में शामिल हो गए। 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को भी शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन दोनों देश सदस्य नहीं बन सके। अब यहीं से रूस और नेटो के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। नेटो सेनाओं को अपनी सीमा के पास आता देख रूस भड़क उठा और 2008 में उसने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। 5 दिनों तक युद्ध चला। जॉर्जिया में 2 अलगाववादी इलाके दक्षिण ओसेशिया और अब्खाजिया वॉर का सेंटर बना। अब्खाजिया दक्षिण ओसेशिया के अलगाववादियों को रूस वैसे ही सपोर्ट करता था जैसे आज पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क के साथ खड़ा है और उन्हें अलग देश की मान्यता दे चुका है। इसके बाद पुतिन और नेटो के बीच दुश्मनी की खाई और गहरी होती चली गई। रूस सोवियत के टूटने के बाद अलग बने देशों पर कब्जा करके निकल पड़ा। साल 2014 में अमेरिका की धमकी को दरकिनार करते हुए रूस ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। अब जब यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई तो रूस को ये रास नहीं आया। रूस ने यूक्रेन को हमले की धमकियां देनी शुरू कर दी। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के साथ खड़े दिखे। कई दौर की बातचीत के बाद भी जब मसला नहीं सुलझा तो अंजाम महायुद्ध की शक्ल में सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो रूस और यूक्रेन तो जंग लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर ये जंग लंबी खींची तो एक और जंग पूरी दुनिया के साथ हमें भी लड़नी होगी। वो जंग है महंगाई की, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध से महंगाई के महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है और अगर ये भड़की तो कई चीजों के दामों में आग लगनी तय है और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका असर दुनिया के हर नागरिक, हर इंसान पर होगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन की तबाही का बम तो फूट चुका, बस अब दुनिया भर में महंगाई का बम फूटना बाकी है। रूस यूक्रेन की सीधी जंग ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो धकेला ही है। हथियारों की इस वॉर ने महंगाई के महायुद्ध की आग को भी भड़का दिया है। एयर ट्रेवल के लिहाज से भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर यूक्रेन पर अगर रूस की मिसाइल और बम बरस रहे हैं तो युद्ध वाली इस आग की आंच से हम भी बचने वाले नहीं हैं। शुक्र मानिए कि देश में मौसम चुनावी है, वरना अब तक महंगाई आपकी जेब पर धावा बोल चुकी होती। अब रूस यूक्रेन युद्ध और भारत में महंगाई के बीच क्या कनेक्शन है उसे भी समझ लीजिए। रूस यूक्रेन के टकराव के बीच कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड के रेट $103.78 प्रति बैरल के पार जा चुके हैं। ये अगस्त 2014 के बाद से सबसे ज्यादा है। 4 फरवरी को ये रेट $91 प्रति बैरल था। दुनिया में ज्यादातर कच्चे तेल के दाम ब्रेंट क्रूड के हिसाब से तय होते हैं। दुनिया में कच्चे तेल के 80% ट्रेड के लिए ब्रेंट क्रूड के रेट को ही रेफर किया जाता है। अब ब्रेंट क्रूड के प्राइस कैसे आम आदमी के बजट पर असर डालते हैं, इसका अर्थशास्त्र भी समझ लीजिए। क्रूड के दाम $1 बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम 50-60 पैसे प्रति लीटर बढ़ते हैं। नेचुरल गैस के दाम $1 बढ़ते हैं तो सीएनजी के दाम ₹4.5 प्रति किलोग्राम बढ़ते हैं। तो जैसे ही पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के दाम बढ़ेंगे, इतना तो आप जानते ही हैं कि अमूमन हर चीज महंगी हो जाएगी। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से पहले देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगता है और फिर आम आदमी के बजट को। दुनिया में कच्चे तेल के दाम $10 बढ़ने पर भारत का इंपोर्ट बिल 8,230 करोड़ रुपए बढ़ जाता है। जीडीपी ग्रोथ 0.2 से 0.3% कम हो जाती है। आयात निर्यात घाटा 9-10 अरब डॉलर बढ़ जाता है। महंगाई 0.1% बढ़ जाती है, क्योंकि भारत 86% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। हर साल 150 करोड़ बैरल क्रूड इंपोर्ट करता है। याद कीजिए, जब अक्टूबर 2021 में पेट्रोल डीजल के दाम ऑल टाइम हाई थे, तब क्रूड ऑयल $86 प्रति बैरल था। तब पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर और डीजल 98 रुपए प्रति लीटर था। अब जब क्रूड ऑयल $100 के पार जा चुका है तो सोचिए क्या होगा। दरअसल क्रूड के दाम बढ़ने से महंगाई का मीटर कैसे ऊपर नीचे जाता है, ये भी समझ लीजिए। महंगाई दर तय करने वाले
होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बास्केट में 9% हिस्सा क्रूड से जुड़े प्रोडक्ट्स का होता है। दूसरे कई उद्योग में क्रूड ऑयल और इसके बाय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ने पर इस तरह की महंगाई बढ़ेगी। यही नहीं, इस जंग ने दुनिया भर के बाजारों पर बुरा असर डाला है। गुरुवार को एशियन मार्केट भी औंधे मुंह जा गिरे। BSE में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटल पहले एक घंटे में 7,80,000 करोड़ तक घट गई। गुरुवार को सेंसेक्स भी 2700 अंकों से ज्यादा गिरा। निफ्टी 4.78% नीचे चला गया। एक दिन में शेयर बाजार को 13 लाख करोड़ का घाटा उठाना पड़ा। आंकड़ों का ये पूरा अर्थशास्त्र समझाने के लिए काफी है कि रूस यूक्रेन युद्ध का सीधा असर हिंदुस्तान के आम आदमी पर कैसे पड़ने वाला है और दुनिया में कैसे महंगाई का महायुद्ध भड़कने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का कैसा असर होगा अर्थव्यवस्था पर, इन्फ्लेशन पर, यह आपने समझ लिया। भाई आपको जल्दी से समझा देते हैं कि किन किन चीजों के दामों पर इस युद्ध का सीधा असर और फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से शुरू होने के बाद धीरे धीरे यह मामला CNG, PNG, इलेक्ट्रिसिटी के दामों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि 2021 में भारत ने रूस से प्रतिदिन करीब 43,400 बैरल तेल खरीदा, जो कुल तेल आयात का सिर्फ 1% है। 2021 में भारत ने रूस से 18 लाख टन कोयला खरीदा, जो कुल कोल आयात का सिर्फ 1.3% है। 2021 में ही भारत ने रूस से 25 लाख टन LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदी, जो साफ है जब सप्लाई पर असर पड़ेगा तो इनके भंडारण पर असर पड़ेगा, और जब उस पर असर पड़ेगा तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7 से 8 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो सकता है। करीब करीब 100 रुपए तो हम अभी ही भर रहे हैं। सोच कर देखिए। सोने की कीमतों की बात करें तो आज ही 2.2% तक उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके साथ कुछ और चीजें जिनकी कीमतों पर इस युद्ध का असर पड़ सकता है, उसमें गेहूं, टायर, प्लास्टिक से बने सामान, केमिकल, फर्टिलाइजर यानी किसानों पर और खेती पर भी असर पड़ेगा, रिफाइनिंग, एयरलाइंस, पेंट्स, फुटवेयर, इसके अलावा सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी शामिल हैं। रूस दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा सप्लायर है, जो बेसिक नीड है। साथ ही क्रूड ऑयल भी बड़े पैमाने पर सप्लाई होता है रूस के जरिए, इसलिए क्रूड से जुड़ी इंडस्ट्री प्रोडक्ट के दामों में भी इजाफा होना तय है। तो ये ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन में जंग हो रही है और रूस उसमें शामिल है, लेकिन उसका असर कहां होगा, इन मुख्तलिफ चीजों पर पड़ेगा। यह युद्ध भारत के लिए भी चिंता का सबब है, क्योंकि यूक्रेन में करीब 16,000 भारतीय फंसे हैं। इनमें ज्यादातर भारतीय छात्र हैं। भारत सरकार उन्हें वहां से एयरलिफ्ट करने का प्लान पर काम भी कर रही है, लेकिन युद्ध की वजह से फ्लाइट्स नहीं जा पा रही हैं। यूक्रेन में फंसे छात्र भारत सरकार से रेस्क्यू करने की अपील कर रहे हैं। प्लीज आप लोग हमें मदद करें। हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारे गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। रशिया ने बॉम्बिंग कर रखी है। यहाँ पे हर 15 मिनट में किसी न किसी सिटी के अंदर बॉम्ब फट रहा है और यहाँ पे कंडीशंस बहुत ज्यादा बेकार हैं। और हम लोग इसलिए जुड़े हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोगों को प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे। क्योंकि फूड यहाँ पे मार्केट्स में खत्म हो चुका है, ATMs में पैसे नहीं है, विड्रॉल नहीं कर सकते हो आप, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ कंडीशंस बहुत बेकार है। और अगला बम ब्रिंग पता भी नहीं है कहाँ पे होगी, किस जगह होगी। हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हम सबसे, इंडियन गवर्नमेंट से सबसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लीजिए। प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए जल्द से जल्द। दिस इज एन अपील टू all the authorities and all the regarding the agencies and all the foreign affairs that deal with the institutes of the foreign affairs that deal with such situations, to make an evacuation or to make any kind of help that would that would safeguard the very situation of the students.
तो कल पहला दिन था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। आज हमले का दूसरा दिन है। अलग अलग इलाकों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कुल अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें सिविलियंस भी शामिल हैं, सैनिक भी शामिल हैं। और लगातार पूरी दुनिया से वर्ल्ड फ्रेटर्निटी अब यह अपील कर रही है कि रूस को यह जंग रोक देनी चाहिए। तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन एक बात कही जो बिल्कुल तनाव देने वाली है यूक्रेन के लिए। कहा कि नेटो की तरफ से एक भी सैनिक यूक्रेन के साथ जंग में शामिल नहीं होगा। और यूक्रेन की तरफ से यह बयान आया, जेलेंस्की ने कहा कि हमें पूरी दुनिया ने अलग थलग छोड़ दिया है। ज्योत्सना जी आ गई हैं सर।